एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और मोस्टली पूछा ही जाता है यूनिट फर्स्ट में से। ये मोस्टली या तो 16 मार्क्स का है पूछा जाएगा, या फिर 8 मार्क्स का एक पार्ट और 8 मार्क्स का दूसरा अनदर पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म? व्हाट बेसिक लिमिटेशन द फर्म फेसेस व्हाइल फुलफिलिंग दिस ऑब्जेक्टिव? ये क्वेश्चन एमकॉम, एमबीए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में मैं आपको हर ऑब्जेक्टिव और हर लिमिटेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आंसर लिख सकें। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। जब कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसका गोल क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट कमाना, या उसके भी और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहले एक इकोनॉमिस्ट मानते थे कि हर फर्म का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन आज के मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में सिचुएशन बदल चुकी है। आज के टाइम आज की फर्म सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस नहीं करती है, वो सेल्स इंक्रीज करना चाहती हैं, ग्रोथ करना चाहती हैं, मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इनोवेशन, ब्रांड इमेज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी ध्यान देना चाहती हैं। इसीलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि फर्म अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कैसे डिसीजन लेती है और उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आती हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं मीनिंग ऑफ अ फर्म। स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि फर्म क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, फर्म एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और मार्केट में सेल करती है। एक फर्म दो मार्केट के बीच लिंक का काम करती है, इनपुट मार्केट एंड आउटपुट मार्केट। इनपुट मार्केट में यहाँ से फर्म रिसोर्सेज परचेज करती है, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन एंड कैपिटल। और आउटपुट मार्केट में यहाँ फर्म अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज कंज्यूमर को सेल करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए राइसीला हेल्थ फूड लिमिटेड इनपुट मार्केट से राइस ब्रांड, लेबर, मशीन परचेज करती है। उसके बाद राइस ब्रांड ऑयल बनाकर आउटपुट मार्केट में कस्टमर्स को सेल करती है। इसीलिए फर्म इनपुट मार्केट और आउटपुट मार्केट के बीच ब्रिज का काम करता है। नेक्स्ट आप देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू पी ए समल्सन, पॉल ए समल्सन कहते हैं, अ फर्म इज अ basic unit that hires factor of production, organize them to produce goods and services and sell output to maximize its profit. स्टूडेंट, इस डेफिनेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है। फर्म का काम है रिसोर्सेज हायर करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करना, मार्केट में सेल करना और प्रॉफिट अर्न करना। इसीलिए समुल्सन ने फर्म को इकोनॉमी की बेसिक डिसीजन यूनिट कहा है। फोकस ऑफ अ फर्म। अब फर्म का फोकस किस पर होता है? ट्रेडिशनली फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूनिट माना जाता है, लेकिन मॉडर्न फर्म के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म। स्टूडेंट, एक मॉडर्न फर्म के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क अवॉइडेंस, इनोवेशन
and productivity, building brand image, quality improvement, customer satisfaction, profit satisfaction, increase in market share. इन सब ऑब्जेक्टिव्स को हम डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहला और ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, हर प्राइवेट फर्म चाहती है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यहाँ टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है प्रोडक्ट सेल करके जो टोटल इनकम होती है उसे टोटल रेवेन्यू कहती हैं, और टोटल कॉस्ट किसे कहती हैं? प्रोडक्ट बनाने का टोटल खर्चा को टोटल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक बेकरी ने एक दिन में 50,000 की सेल की, ये उसका टोटल रेवेन्यू है। उस बेकरी का टोटल खर्चा जैसे कि फ्लोर, शुगर, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, रेंट सब मिलाकर टोटल 35,000 का हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ? फॉर्मूला अप्लाई कर दो, प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कितना है? 50,000 और टोटल कॉस्ट 35,000। 50,000 माइनस 35,000, प्रॉफिट हमारा हुआ टोटल 15,000 का। ये बेकरी का टोटल प्रॉफिट है। फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कब अर्न करती है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग फर्म तब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। स्टूडेंट, ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एक और एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, और मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक और एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का एक्स्ट्रा कॉस्ट। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तब फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। एग्जाम में एक लाइन लिखकर आना, अ फर्म रीचेस मैक्सिमम प्रॉफिट वेयर एम आर इज इक्वल टू एम सी, और इसे हाईलाइट कर देना। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट, प्रॉफिट सिर्फ ओनर के इनकम नहीं होती। प्रॉफिट की वजह से कंपनी बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है, न्यू मशीन्स परचेज कर सकती है, एक्सपेंशन कर सकती है, एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकती है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है और फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है। इसीलिए प्रॉफिट बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज कीजिए अमूल को हर साल प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट का यूज करके वो न्यू प्लांट लगाती है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है और फार्मर को बेटर सपोर्ट देती है। यानी प्रॉफिट कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ का बेस होता है। स्टूडेंट, ये डायग्राम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की है, इसे हम अब एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ में y एक्सिस पर वैल्यू होती है और x एक्सिस पर आउटपुट होता है हमेशा। दो कर्व्स हैं जिसमें पहली है टीआर की, टोटल रेवेन्यू की, और दूसरी टोटल कॉस्ट की। जहां टीआर और टीसी के बीच का गैप सबसे ज्यादा होता है वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट होता है। ग्रीन शेडेड एरिया को ही प्रॉफिट दिखाया गया है। वेन्यू जितना कॉस्ट से ज्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कंपनी अपनी सेल से मैक्सिमम इनकम अर्न करना चाहती है। यहाँ कंपनी का फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं बल्कि मैक्सिमम सेल पर होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में फोकस मैक्सिमम प्रॉफिट पर होता है और सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में फोकस मैक्सिमम सेल पर होता है। स्टूडेंट, कभी कभी कंपनी जानबूझकर प्रॉफिट कम रखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदे। जब सेल्स बढ़ती है तो कंपनी का मार्केट भी बड़ा होता है, फ्यूचर में प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक मोबाइल कंपनी नया स्मार्टफोन लॉन्च करती है। उसकी एक्चुअल कॉस्ट 18,000 है, वो उसे 19,000 में बेचती है। प्रॉफिट बहुत कम है, लेकिन लाखों लोग फोन खरीद लेते हैं। कंपनी की सेल बहुत इंक्रीज हो जाती है। यही सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है।
सेल्स मैक्सिमाइजेशन तब होती है जब टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम हो और मार्जिनल कॉस्ट जीरो हो, लेकिन कंपनी को मिनिमम प्रॉफिट मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कंपनी सरवाइव कैसे करेगी? ग्राफ में y एक्सिस पर रिवेन्यू है और x एक्सिस पर आउटपुट है। टी आर कर्व पहले ऊपर जाती है, एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद नीचे आने लगती है। जहां टी आर हाईएस्ट होती है उसी पॉइंट को सेल्स मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट पर एम आर जीरो होता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। स्टूडेंट, हर कंपनी ग्रो करना चाहती है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाना नहीं होता। ग्रोथ का मतलब होता है न्यू ब्रांचेस खोलना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, न्यू मार्केट में एंटर करना, कंपनी के साइज को इंक्रीज करना। इसी ऑब्जेक्टिव को ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट, कई कंपनीज शुरू में कम प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन वो एक्सपेंशन पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका टारगेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है। सपोज एक रेस्टोरेंट सिर्फ लुधियाना में है। ओनर डिसाइड करता है खन्ना, पटियाला, चंडीगढ़, जालंधर में भी ब्रांचेस खोलने हैं। ये ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन है। बैलेंस एज नेसेसरी। Too much demand growth without capital, failure to supply. ग्रोथ सिर्फ डिमांड की नहीं होनी चाहिए, कैपिटल की भी होनी चाहिए। डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन मशीन कम है, रिजल्ट कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सिचुएशन टू, मशीन बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड ही नहीं है, रिजल्ट मशीन खाली पड़ी रहेंगी, लॉस हो जाएगा। बैलेंस ग्रोथ का मतलब है डिमांड और कैपिटल दोनों का ग्रोथ एक साथ होना चाहिए। इसी को बैलेंस ग्रोथ कहते हैं। ये है ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन की डायग्राम। वाई एक्सिस में ग्रोथ इंडेक्स लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस पर टाइम। दो लाइंस होती है, डिमांड ग्रोथ की और कैपिटल ग्रोथ की। इन दोनों के बीच का एरिया बैलेंस ग्रोथ जोन है। ये कंपनी की हेल्दी ग्रोथ को शो करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट, आज की कंपनी सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करती, उनकी सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी ऑब्जेक्टिव को कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट, अगर कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमाए और इन्वायरमेंट को डैमेज करे तो सोसाइटी उस कंपनी को सपोर्ट करेगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कंपनी ट्री प्लांटेशन, एजुकेशन, हेल्थ कैंप, स्कॉलरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे एक्टिविटीज करती है। मान लीजिए एक कंपनी स्कूल में फ्री कंप्यूटर्स डोनेट करती है या गांव में हेल्थ कैंप लगाती है। ये CSR का एग्जाम्पल है। CSR करने के क्या बेनिफिट होते हैं? CSR करने से कंपनी की गुडविल बढ़ती है, ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है और कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिस्क अवॉइडेंस। स्टूडेंट, बिजनेस में रिस्क हमेशा होता है, इसीलिए फर्म का एक ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क को अवॉइड या फिर मिनिमाइज करना। एवरी बिजनेस फेसेस रिस्क, मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब डिमांड कम हो गई है, फाइनेंशियल रिस्क मतलब लोन का इंटरेस्ट बढ़ गया है, पॉलिटिकल रिस्क मतलब गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स लगा दिया। फर्म क्या करती है? रिस्क कम करने के लिए इंश्योरेंस लेती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, डिफरेंट मार्केट में बिजनेस करती है और इमरजेंसी फंड्स मेंटेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी सिर्फ इंडिया में बिजनेस नहीं करती, USA, कनाडा, UK में भी प्रोडक्ट सेल करती है। अगर एक कंट्री में डिमांड कम हो जाए तो दूसरी कंट्री से सेल्स आ जाती है, इससे रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर कंपनी नए आइडियाज नहीं लाएगी तो कस्टमर्स दूसरी कंपनी के पास चले जाएंगे। इसीलिए इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस करना। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है सेम रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन करना या कम रिसोर्सेज से सेम प्रोडक्शन करना।
मान लीजिए एप्पल हर साल नए आईफोन्स लॉन्च करता है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स में कंटिन्यूसली इनोवेशन करता है। इसी वजह से ये कंपनीज मार्केट लीडर हैं। फर्म फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू स्टे कम्पिटिटिव। फर्म को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज बिल्डिंग ब्रांड इमेज। स्टूडेंट, आज लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ब्रांड भी खरीदते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज का मतलब होता है कस्टमर को कंपनी पर ट्रस्ट है। अगर मार्केट में दो स्पोर्ट्स शूज हैं, एक अननोन कंपनी का, एक नाइकी का, काफी कस्टमर्स नाइकी चूज करेंगे। ऐसा क्यों? ब्रांड ट्रस्ट की वजह से। इसी को ब्रांड इमेज कहते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड का बेनिफिट क्या है? कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है, कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं और सेल्स इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोका कोला, नाइक, सैमसंग फोकस ऑन ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन। ये कंपनीज ब्रांडिंग पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। स्टूडेंट, एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको दो मोबाइल फोन दिए जाएं, एक अच्छी क्वालिटी का और एक लो क्वालिटी का, आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी का। इसीलिए हर फर्म का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, क्वालिटी का मतलब है कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज देना जो उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करे या उससे भी बेटर हो। क्वालिटी क्यों इम्पोर्टेंट होती है? अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर खुश होंगे, कंप्लेंट्स कम होंगी, ब्रांड पर ट्रस्ट बढ़ेगा, सेल्स इंक्रीज होंगी और कंपनी की रेपुटेशन इंप्रूव होगी। फॉर एग्जाम्पल, टोयोटा कार सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। टोयोटा की कार्स दुनिया भर में सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए फेमस है। इसी वजह से लोग टोयोटा पर ट्रस्ट करते हैं और बार बार उसकी कार्स खरीदते हैं। अगर किसी कंपनी की क्वालिटी बार बार खराब निकले तो क्या होगा? बिल्कुल सही, कस्टमर उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। इसीलिए क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आज के बिजनेस वर्ल्ड में एक फेमस लाइन है, कस्टमर इज किंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब है कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करने के बाद खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलना, उसे ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहते हैं। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे अचीव होती है? कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए फेयर प्राइसेस, गुड क्वालिटी, गुड आफ्टर सेल सर्विसेज, फास्ट डिलीवरी, फ्रेंडली कस्टमर सपोर्ट। सपोज आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर हो जाता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और अगर प्रॉब्लम आए तो कंपनी तुरंत रिप्लेस कर देती है। क्या आप दोबारा उस कंपनी से शॉपिंग करोगे? हाँ, इसी को कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स हैं सेटिस्फाइड कस्टमर जो होते हैं वो दोबारा परचेज करते हैं, अपने फ्रेंड्स को और फैमिली को रिकमेंड करते हैं, कंपनी की फ्री मार्केटिंग कर देते हैं। इससे कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन। स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हर कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहती। कई फर्म सिर्फ सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं। इसे कहते हैं प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन। सपोज एक कंपनी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बढ़ जाएगा लेकिन कस्टमर नाराज हो जाएंगे, ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में सेल्स कम हो सकती है। इसीलिए कई फर्म्स कहती हैं हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं, रीजनेबल और सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिकल स्टोर एसेंशियल मेडिसिन पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाता, वो रीजनेबल मार्जिन रखता है ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बना रहे। ये ही प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज इन मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब है मार्केट में टोटल सेल्स का कितना हिस्सा किसी एक कंपनी के पास है। सिंपल वर्ड्स में मतलब जितना बड़ा मार्केट शेयर
उतनी बड़ी कंपनी की मार्केट में पोजीशन। कई कंपनी शुरू में प्रॉफिट की जगह मार्केट शेयर बढ़ाने पर फोकस करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कस्टमर्स बढ़ेंगे तो फ्यूचर में प्रॉफिट भी अपने आप बढ़ जाएगा। सपोज एक सिटी में टोटल 1000 कोल्ड ड्रिंक बोतल बिकती है। अगर कोका कोला की 400 बोतल्स बिकती हैं तो कोका कोला का मार्केट शेयर कितना होगा? 40%। ये दिखाता है कि मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा उसके पास है। मार्केट शेयर के बेनिफिट क्या हैं? अगर कंपनी का मार्केट शेयर बड़ा होगा तो कस्टमर्स ज्यादा होंगे, ब्रांड स्ट्रांग होगा, कंपटीटर से एडवांटेज मिलेगा, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलेगी, कंपनी मार्केट में लीडर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बिग टेक कंपनी शुरू में हैवी इन्वेस्टमेंट करती हैं और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट की सेक्रीफाइस करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स और मार्केट शेयर मिल सके। जब उनका कस्टमर बेस स्ट्रांग हो जाता है तब लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं। Illustrate how firm distribute their dominance in the market. Firm A has the highest share, enjoy more power. Suppose firm A के पास 40%, firm B के पास 30%, firm C के पास 20% and other 10%। यहाँ firm A का मार्केट शेयर ज्यादा है, इसीलिए उसकी मार्केट पावर भी स्ट्रॉन्ग है। इन ऑब्जेक्टिव्स को याद करने का तरीका क्या है? Please study great subjects regularly. Intelligent boys qualify cleverly, perform more. प्लीज मतलब P प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, स्टडी मतलब S का सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ग्रेड का G ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, सब्जेक्ट का S सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलरली का मतलब R रिस्क अवॉइडेंस, इंटेलिजेंट I का इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, बॉयज का B बिल्डिंग ब्रांड इमेज, क्वालिफाई का Q क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्लेवरली का C कस्टमर सेटिस्फेक्शन, परफॉर्म का P प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन, मोर का M मार्केट शेयर। अब तक हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव समझे हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या फर्म अपने सारे ऑब्जेक्टिव आसानी से अचीव कर लेती है? द आंसर इज नो। हर फर्म के सामने कुछ लिमिटेशंस या कंस्ट्रेन आते हैं। ये जो लिमिटेशन फर्म की ग्रोथ, प्रोडक्शन, सेल और प्रॉफिट को इफेक्ट करती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, लिमिटेशन वो प्रॉब्लम्स हैं जो फर्म को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रोक सकती है या मुश्किल बना सकती है। अब एक एक लिमिटेशन को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला लिमिटेशन है लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। स्टूडेंट, बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? मनी की। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड ही ना होंगे तो वो न्यू मशीनरी कैसे खरीद पाएगा, एम्प्लॉयज को हायर नहीं कर पाएगा, एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा और मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। सपोज एक स्मॉल बेकरी सेकेंड आउटलेट खोलना चाहती है, लेकिन उसके पास रेंट और इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, इसीलिए एक्सपेंशन रुक जाता है। मैनेजर्स इसमें क्या चैलेंज फेस करता है? लिमिटेड बजट का बेस्ट यूज करना और सही जगह इन्वेस्ट करना, यही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकेंड पॉइंट इज स्कार्सिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। मशीन खरीदना इजी है, लेकिन स्किल्ड एम्प्लॉयज ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर ट्रेन्ड वर्कर नहीं होंगे तो क्वालिटी और प्रोडक्ट दोनों इफेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी नया ऐप लॉन्च करना चाहती है, लेकिन एक्सपीरियंस डेवलपर्स नहीं मिल रहे, तो इससे क्या होगा? प्रोजेक्ट करने में डिले आएगा। थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट। टेक्नोलॉजी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। जो कंपनी ओल्ड मशीन्स यूज करेगी वो मार्केट में पीछे रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पुरानी मशीन्स यूज करती है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कंपटीटर से कम होती है, कस्टमर कंपटीटर के प्रोडक्ट खरीदने लग जाता है। फोर्थ पॉइंट इज लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस।
हर फर्म को गवर्नमेंट के लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे लेबर लॉ, जीएसटी, पोल्यूशन कंट्रोल, टैक्स रूल्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ. फॉर एग्जाम्पल, a chemical company cannot expand production due to the strict pollution control regulations. एक केमिकल कंपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहती है, लेकिन पोल्यूशन रूल्स की वजह से परमिशन नहीं मिली. एक्सपेंशन डिले हो जाता है इससे. नेक्स्ट लिमिटेशन इज मार्केट कंपटीशन. स्टूडेंट, कंपटीशन हर बिजनेस का हिस्सा होता है. जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, उतना ही डिफिकल्ट होगा कस्टमर को अट्रैक्ट करना. फॉर एग्जाम्पल, a new soft drink brand struggles to attract customers in a market dominated by Coca-Cola and Pepsi. एक नया कोल्ड ड्रिंक ब्रांड मार्केट में आता है, उससे कोका कोला और पेप्सी जैसे इस्टेब्लिश्ड ब्रांड से compete करना पड़ता है, इसीलिए उसकी सेल्स इंक्रीज करना बहुत मुश्किल होता है. नेक्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड कस्टमर बेस. हर प्रोडक्ट के कस्टमर्स अनलिमिटेड नहीं होते हैं. कुछ प्रोडक्ट सिर्फ लिमिटेड लोग ही खरीदते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लग्जरी कार्स. हर इंसान लग्जरी कार अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए उनका कस्टमर बेस नेचुरली लिमिटेड होता है. नेक्स्ट लिमिटेशन इज इकोनॉमिक कंडीशन. स्टूडेंट, कभी इन्फ्लेशन आती है, कभी रिसेशन आती है, कभी करेंसी की वैल्यू चेंज हो जाती है. ये सब बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिसेशन के टाइम लोग एक्सपेंसिव क्लोथ खरीदना कम कर देते हैं. रिजल्ट क्या निकलेगा? क्लोथिंग कंपनीज की सेल कम हो जाती है इससे. नेक्स्ट लिमिटेशन है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन. प्रोडक्शन तभी स्मूथली चलेगा जब रॉ मटेरियल टाइम पर मिलेगा. अगर सप्लाई रुक जाएगा तो प्रोडक्शन भी रुक जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, an electronic company faces delay because semiconductor chips are in short supply globally. इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट में हमें ये पता चलता है कि मोबाइल और कार प्रोडक्शन डिले हो गया है. नेक्स्ट लिमिटेशन इज इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज. कभी प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, कंपनी के अंदर भी होती है, जैसे कि पुअर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन गैप, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड वीक लीडरशिप. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक दूसरे को सही इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलता है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन सेल्स कम होती है, स्टॉक वेयर हाउस में ही पड़ा रह जाता है. नेक्स्ट लिमिटेशन इज नेचुरल क्लाइमेटीज और अनफोर्सीन इवेंट्स. स्टूडेंट, कुछ इवेंट किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, पैनाडेमिक एंड फायर. ये बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 के टाइम बहुत सारी फैक्ट्रीज टेम्परेरीली बंद हो गई थी. प्रोडक्शन और सेल्स दोनों इफेक्ट हुए थे. नेक्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड मार्केट इंफॉर्मेशन. अगर कंपनी के पास कस्टमर और मार्केट की सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो डिसीजन गलत हो सकते हैं. For example, a new restaurant fails because it misjudged customer preference in the area. एक रेस्टोरेंट बिना सर्वे किए स्पाइसी फूड ही सर्व करता था, लेकिन उस एरिया के लोग लेस स्पाइसी फूड पसंद करते थे. रेस्टोरेंट की सेल कम हो जाती है इससे. नेक्स्ट लिमिटेशन इज कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर. स्टूडेंट्स, कस्टमर की चॉइस टाइम के साथ चेंज होती रहती है. जो कंपनी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मार्केट से बाहर हो सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल कैमरा कंपनीज स्मार्टफोन के आने के बाद अपना मार्केट शेयर खो बैठती है. ऐसा क्यों? क्योंकि कस्टमर्स मोबाइल कैमरा प्रेफर करने लगे. नेक्स्ट लिमिटेशन इज रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट. कभी कभी रॉ मटेरियल्स, लैंड, वाटर या एनर्जी की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है, इससे प्रोडक्शन इफेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर कंपनी को अच्छी क्वालिटी की वुड नहीं मिल रही,
जिससे प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। हर सोसाइटी की वैल्यू और कल्चर अलग अलग होते हैं। कंपनी को उनका रिस्पेक्ट करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्लोथिंग ब्रांड किसी रीजन में ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं चला सकता जो लोकल कल्चर के अगेंस्ट हो, वरना कस्टमर उस ब्रांड को रिजेक्ट कर सकते हैं। Next and last limitation is political instability. Government changes, new policies, tax changes, and trade restriction या political unrest भी business को affect करते हैं। For an example, अगर किसी कंट्री में import duty बढ़ जाए तो imported raw material महंगा हो जाता है और जिससे कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अब लिमिटेशन को याद करने का तरीका क्या है? एक इजी मेमोरी ट्रिक बताती हूँ। फ्रेंडली स्टूडेंट्स टेक लेसन केयरफुली एवरी संडे। इंटेलिजेंट निंजास लर्न क्रिएटिव रीडिंग स्किल्स परफेक्टली। फ्रेंडली का एफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्टूडेंट का एस स्किल्ड लेबर, टेक द टी टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, लेसन का एल लीगल रिस्ट्रिक्शन, केयरफुली का सी कंपटीशन, एवरी का ई इकोनॉमिक कंडीशन, संडे का एस सप्लाई चेन, इंटेलिजेंट का आई इंटरनल इश्यूज, निंजा का एन नेचुरल क्लाइमेटीज, लर्न का एल लिमिटेड मार्केट इंफॉर्मेशन, क्रिएटिव का सी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, रीडिंग का आर रिसोर्स कंस्ट्रेंट, स्किल का एस सोशल एंड कल्चरल फैक्टर एंड परफेक्टली का पी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखा कितना इजी था इसे रिमेम्बर करना। आप एक दो बार इसे ट्राई करेंगे तो आपको भी ये याद हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर होते तो इन 15 लिमिटेशंस में से सबसे डिफिकल्ट लिमिटेशन कौन सी होती और उसका सोल्यूशन क्या होता? कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं। सो स्टूडेंट, आज हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म और बेसिक लिमिटेशन फेस बाय फर्म को कंप्लीट डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझा है। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद कॉमर्स प्रो मैक्स।